बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो एक बार ध्यान से देखें। एंड में जब ए साइट के ऊपर स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, कौन सा कोडॉन आ जाएगा? स्टॉप कोडॉन। तो अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन जब ए साइट के ऊपर स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो उस टाइम ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, और कैसे? उसके लिए रिलीज फैक्टर आता है बेटा। और ये जो ट्रांसलेशन का जो टर्मिनेशन होता है ये जिट पे डिपेंडेंट होता है, जिट पे इसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, और जब ट्रांसलेशन टर्मिनेट होगा तो जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाएगी, आरएनए भी रिलीज हो जाएंगे जो फ्री आरएनए है, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट भी रिलीज हो जाती हैं, और आपका एमआरएनए भी क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। तो ये था आपका ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन। जो थोड़ा सा पार्ट आपका कल रह गया था वो मैंने करा दिया। अब हम आज के लेक्चर के ऊपर आते हैं, ध्यान से देखना। डिटेल का पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। जो चीज़ें हमने सीक्वेंस एनसीईआरटी में पढ़ी थी, यहाँ पे भी सीक्वेंस तो वही है, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट है। कैसे? राइबोसोम जो है उसके अंदर दो सब यूनिट है, एक है स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, अब जो स्मॉलर सब यूनिट होती है ये किस लिए होती है? इसके पास एरिया होता है फॉर द रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए। आपने नोटिस किया कि एमआरएनए को रिकॉग्नाइज कौन करता है? इनिशियली स्मॉलर सब यूनिट करता है, और स्मॉलर सब यूनिट ही एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन पे इनिशियली बाइंड करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एरिया होता है फॉर रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए। दूसरा, क्योंकि इसमें भी इनिशिएशन करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, तो इनिशिएशन फैक्टर की बाइंडिंग के लिए जो एरिया होता है वो भी किसके ऊपर होता है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे। इसके अपोजिट अगर हम लार्जर सब यूनिट की बात करें तो इसके पास एक ग्रूव होता है, और ये ग्रूव किस लिए होता है? फॉर द एग्जिट ऑफ न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। जो अभी पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, जो ग्रोइंग चेन बन रही है, उसके एग्जिट के लिए एक ग्रूव होता है। ठीक है, साथ में इसके पास राइबोजाइम की बाइंडिंग के लिए भी एक साइट होती है। ठीक है, जिसके ऊपर वो एंजाइम बाइंड करेगा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, दैट मीन्स राइबोजाइम की तरह बिहेव करेगा। 23S rRNA जो हमने कंपोनेंट बताया, जो कैटालिटिक रोल प्ले करता है, एक्चुअल में वो किसको बनाता है? लार्जर सब यूनिट को बनाता है। ठीक है, तो इसके पास राइबोजाइम एंजाइम के लिए भी क्या होती है? साइट होती है। ठीक है, ये जो दोनों सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की, ये डिसोशिएटेड रहती हैं, और ये दोनों सब यूनिट पास पास तभी आती हैं, एसोसिएट तभी होती हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है। और इस एसोसिएशन के लिए क्या चाहिए बेटा? मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस इसके लिए चाहिए होता है, और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ही डिसाइड करेगी कि जब कब ये दोनों सब यूनिट डिसोशिएट होंगी और कब वापस से एसोसिएट हो जाएंगे। तो इट इज द मैग्नीशियम आयन विच विल डिसाइड द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम, ये आपका स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अब हम इसके ऊपर साइट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, उसी में मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। राइबोसोम के ऊपर 3 रिएक्टिव साइट होती हैं। कौन कौन सी साइट? ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ए साइट को हमने कहा था एक्सेप्टर साइट, इसी को हम अमीनो असाइल साइट भी कहते हैं। ए साइट कहाँ प्रेजेंट होती है? लार्जर सब यूनिट पे। तो क्यों, जब हमने बेटा स्मॉलर सब यूनिट दिखाई थी इनिशिएशन में, तो वहां पर हमने ए साइट को नहीं दिखाया था, ना ही हमने ई साइट को दिखाया था। वहां पे सिर्फ हमने एक ही साइट को रिप्रेजेंट किया था, दैट इज पी साइट। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ए साइट और ई साइट को बनाने में सिर्फ लार्जर सब यूनिट का रोल होता है, और इनिशिएशन में हमारे पास सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट होती है, तो ना तो उसके ऊपर ए साइट दिखाई देगी ना ही ई साइट दिखाई देगी। ई साइट मतलब एग्जिट साइट। यहाँ पे वो टीआरएनए जाता है जिसको रिलीज होना होता है, एग्जिट करना होता है।
ठीक है। इसके बाद एक और साइट रहती है पी साइट। पी साइट को डोनर साइट भी कहते हैं, क्योंकि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड डोनेट करेगा वो कौन सा टीआरएनए होगा, जो पी साइट पे होगा। तो ये डोनर का काम करता है। साथ में इसको पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज साइट भी कहते हैं। पी साइट का एक और वर्ड आता है पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज साइट। पी साइट को बनाने में राइबोसोम की दोनों सब यूनिट का रोल होता है। इसलिए जब हमने सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट को अटैच किया था इनिशिएशन में, उसको भी, उसके केस में भी आपके पास पी साइट अवेलेबल थी। ए साइट एंड पी साइट ये दो ऐसे साइट हैं जिनके ऊपर आपका चार्ज्ड टीआरएनए बाइंड करेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जिसके ऊपर आपका अमाइनो एसिड आएगा। ठीक है, तो इनिशिएशन में जो पहला अमाइनो एसिड आकर के अटैच होता है वो पी साइट पे होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड आएंगे वो किस पे आएंगे बेटा, ए साइट के ऊपर आएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड आता है पॉलीराइबोसोम। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज तो पॉलीराइबोसोम होता क्या है? एक ही एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो। होता क्या है, स्टार्ट कोडोन से लेकर के स्टॉप कोडोन तक ट्रांसलेशन चलेगा। अब क्या है, जितने भी राइबोसोम्स अटैच हुए वो इसके साथ अटैच कहाँ पे होंगे, स्टार्ट कोडोन से, और फिर किस तरफ रन करेंगे, स्टॉप कोडोन की तरफ रन करेंगे। इसका मतलब जब ये राइबोसोम इसके ऊपर रन किया तो उसने इसके लिए जो इंफॉर्मेशन थी उसका प्रोटीन बनाया। अब अगला राइबोसोम इसको रीड करेगा तो भी कोडोन तो क्या है, सेम। इसका मतलब अगला राइबोसोम भी सेम प्रोटीन बनाएगा, उससे अगला भी सेम प्रोटीन बनाएगा, उससे अगला भी सेम प्रोटीन बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी एमआरएनए की एक ही सीक्वेंस को रीड कर रहे हैं। दैट मीन्स पॉलीराइबोसोम की कंडीशन जब भी बनती है तो वो कब बनती है, जब हमें एक ही प्रोटीन की मल्टीपल ऑफ कॉपी चाहिए, लार्ज क्वांटिटी हमें चाहिए होती है। तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी इसको हम बोलते हैं। ये सिर्फ कब बनता है, ड्यूरिंग एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस। इसके केस में क्या होता है, राइबोसोम जो है वो यूजुअली रोजेटे मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं या एक हेलिकल ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। और ये सारे के सारे राइबोसोम आपके एमआरएनए के स्टैंड के ऊपर अटैच है। और दो एडजेसेंट राइबोसोम के बीच में बेटा, दो एडजेसेंट राइबोसोम के बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है, 34 नैनोमीटर का होता है। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, और या फिर हम इसको कह दें 340 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके केस में पॉलीराइबोसोम कब बनता है बेटा, ध्यान रखना, जब एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एक ही प्रोटीन की हमें लार्ज क्वांटिटी चाहिए तो उस केस में पॉलीराइबोसोम बन जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, हु विल रिकॉग्नाइज कोडोन्स ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड? एमआरएनए के कोडोन को रीड कौन करता है, कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो ये तो हमने पहले ही कहा कि एमआरएनए के कोडोन को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, टीआरएनए की एंटी कोडोन लूप। टीआरएनए की कौन सी लूप, एंटी कोडोन लूप। ठीक है, कभी भी अमाइनो एसिड उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, कौन करता है, टीआरएनए की एंटी कोडोन लूप करती है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं पूरे मैकेनिज्म में जो डिटेल आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, टीआरएनए के ऊपर आपका अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, क्योंकि ये स्टेप तो हर बार होगा। जब भी टीआरएनए कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो स्पेसिफिक टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेने अमाइनो एसिड पूल के पास जाएगा, और वहाँ जाने के बाद ये स्टेप होता है। और हमने इस स्टेप में क्या कहा था, इस एनसीईआरटी ने तो सीधा ही कह दिया कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ये एक सिंगल स्टेप नहीं होता है। सबसे पहले तो क्या होता है,
अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्चुअल में जो एटीपी चाहिए वो इस अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। इसके लिए एक तो हमें एटीपी चाहिए, साथ में एक एंजाइम हमें चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो इस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा और फिर किसके साथ बाइंड कराएगा, टीआरएनए के साथ। ध्यान देना, इसके लिए को फैक्टर चाहिए मैग्नीशियम 2+ आयन। तो जब हम अमीनो एसिड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एटीपी और इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, एटीपी में से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएंगे। पीछे क्या बचा, ट्राइफॉस्फेट था तो मोनोफॉस्फेट बच गया। एएमपी और ये एंजाइम, ये तीनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और आपका जो 2 फॉस्फेट ग्रुप है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये तो था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इस अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंड कराना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स को टीआरएनए के साथ रिएक्ट कराते हैं। और टीआरएनए भी कौन सा, जो इस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। तो क्या होता है, ये अमीनो एसिड तो टीआरएनए के साथ अटैच हो जाता है, और अमीनो एसिड जब टीआरएनए के साथ अटैच होता है तो एएमपी रिलीज हो जाएगा, एंजाइम भी रिलीज हो जाएगा। ये एएमपी फिर से इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा और फिर से क्या बना लेगा बेटा, एटीपी बना लेगा। एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो हमने बताया था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है जिसके लिए एटीपी चाहिए, साथ में एंजाइम चाहिए। और सेकेंड स्टेप में चार्जिंग और अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए होता है, मतलब इस टीआरएनए के ऊपर हम अमीनो एसिड को ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, टीआरएनए की स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। तो टीआरएनए में यहाँ पे क्या होता है, CCA और OH ग्रुप, ये 3' एंड होता है, यहाँ इसका 5' एंड होता है। हमने डायग्राम पहले हम पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा। तो हमेशा अमीनो एसिड कहाँ बाइंड करता है, इस टीआरएनए के 3' OH ग्रुप के ऊपर बाइंड करता है। ये होती है इसकी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट जो अमीनो एसिड होता है जो टीआरएनए से अटैच होता है वो हमेशा क्या होता है, मेथियोनिन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टार्ट कोडोन का काम हमेशा कौन करता है, AUG, और AUG का ड्यूअल रोल होता है। लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट में जो फर्स्ट अमीनो एसिड अटैच होता है वो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन होता है। मिथियोनिन तो है लेकिन वो कैसा है, फॉर्माइलेटेड है। जबकि यूकैरियोट्स में नॉन फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन होता है। फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन को हम मैट से मिथियोनिन और F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्माइलेटेड। तो ये तो एक डिफरेंस हो जाता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर्माइलेशन इज प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव NH2 ग्रुप को कवर कर लेता है और सिर्फ इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या करता है, एक्सपोज करता है, ताकि वो क्या बना ले, पेप्टाइड बॉन्ड बना ले। क्या बना ले, पेप्टाइड बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप्स में। तो कंपैरेटिव ही मैंने बनाया है। तो जैसा कि हमने कहा था, इनिशिएशन करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन करने के लिए रिलीज फैक्टर चाहिए होते हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर भी अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट में 3 इनिशिएशन फैक्टर आते हैं, IF1, I से मतलब होता है इनिशिएशन, F से फैक्टर, IF1, IF2, IF3। जबकि यूकैरियोट में बेटा 9 इनिशिएशन फैक्टर होता है, EIF1, EE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूकैरियोटिक को, IF इनिशिएशन फैक्टर, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4C, D,
EIF5 एंड EIF6, ये 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में बेटा सिर्फ 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। एक तो ये डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे कि ये इनिशिएशन फैक्टर कहाँ कहाँ काम आएंगे और कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एनसीईआरटी ने तो सीधा बता दिया था कि राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट mRNA को जब एनकाउंटर करती है तो आपका ट्रांसलेशन बिगिन हो जाता है। तो mRNA का कौन सा पार्ट सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करता है? तो mRNA का कैप रीजन, ध्यान रखना, बाइंडिंग ऑफ कैप ऑफ mRNA विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और फिर क्या करता है, राइबोसोम कैप से बाइंड करने के बाद रन करेगा और किसको ढूंढेगा, स्टार्ट कोडोन को, ये हमने बताया था। तो कैप रीजन ऑफ mRNA कम्स इन कांटेक्ट विद द 3 प्राइम एंड ऑफ द 16S rRNA। अब ये चीज ध्यान रखना, mRNA का 5 प्राइम कैप स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होगा। अब स्मॉलर सब यूनिट भी किसकी बनी है, rRNA और प्रोटीन की। अब प्रोकैरियोट की स्मॉलर सब यूनिट में जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 16S rRNA। तो rRNA आ गया तो इसकी पोलैरिटी आ गई, तो इसका 5 प्राइम कैप इसके 3 प्राइम एंड के कांटेक्ट में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। और इसके लिए यहाँ फैक्टर कौन सा चाहिएगा, इनिशिएशन फैक्टर 3rd। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, कैप रीजन ऑफ mRNA जो है वो 18S rRNA के कांटेक्ट में आता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो स्मॉलर सब यूनिट को बनाने वाला कोफिशिएंट होता है rRNA होता है वो 18S rRNA होता है और प्रोकैरियोट में 16S होता है। तो ये 18S rRNA के 3 प्राइम एंड के कांटेक्ट में आता है। यहाँ फैक्टर था IF3, यहाँ होगा IF2। नेक्स्ट क्या होता है, आपको पता ही है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि जब mRNA के स्टार्ट कोडोन को स्मॉलर सब यूनिट रिकॉग्नाइज कर लेगी तो फिर पहला चार्ज्ड tRNA आकर के अटैच होगा। ठीक है, तो अब देखो, चार्ज्ड tRNA को हमें राइबोसोम की P साइट पे बाइंड कराना है, क्योंकि फर्स्ट अमीनो एसिड आपका P साइट पे अटैच होगा। तो इसके लिए हमें इनिशिएशन फैक्टर चाहिए IF2 और साथ में चाहिए GTP। देखो उल्टा है, यहाँ कैप रीजन के साथ बाइंड करने में IF3 चाहिए था, यहाँ यूकैरियोटिक IF3 जो है वो हमें सेकंड स्टेप में चाहिए, उल्टा है। देखो इसमें ये और इसका ये याद करोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा कि प्रोकैरियोट में तो कैप रीजन के साथ बाइंडिंग में IF3 काम आता है और चार्ज्ड tRNA की बाइंडिंग में IF2 काम आता है। यूकैरियोट में उल्टा है, या कैप रीजन के साथ बाइंडिंग में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड काम आता है और चार्ज्ड tRNA की बाइंडिंग में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3rd काम आता है। ठीक है, और ये जो चार्ज्ड tRNA की बाइंडिंग है इसके लिए क्या चाहिए, GTP चाहिए। ध्यान देना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अमीनो असाइलेशन के लिए एक ATP चाहिए, हर अमीनो एसिड के लिए एक ATP। वो तो किस लिए चाहिए, tRNA पे अमीनो एसिड को बाइंड कराने के लिए। अब उस tRNA को राइबोसोम पे बाइंड कराने के लिए एक GTP चाहिए। ध्यान देना, कितने ATP और कितने GTP चाहिए, हम काउंट करेंगे इस चीज को। अब देखो, स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोट में क्या है 30S, यूकैरियोट में क्या है 40S। अब इस स्मॉलर सब यूनिट के साथ चार्ज्ड tRNA बाइंड करेगा। अब प्रोकैरियोट के केस में चार्ज्ड tRNA क्या है, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। यूकैरियोट के केस में क्या है, नॉन फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। तो यहाँ पे तो हमने tRNA के साथ F-MAT अटैच करा है और यहाँ पर हमने tRNA के साथ MAT अटैच करा है। ये एक GTP मीडिएटेड प्रोसेस है। प्रोकैरियोट में IF2 चाहिए, यूकैरियोट में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3rd चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये जो चार्ज्ड tRNA है ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट के P साइट पे बाइंड कर जाएगा। तो स्मॉलर सब यूनिट इसमें होती है 30S, इसमें होती है 40S, तो उसके साथ बाइंड कर गया। और जब ये चार्ज्ड tRNA इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये था हमारा इनिशिएशन स्टेप। अब आपका पहला अमीनो एसिड अटैच हो चुका है। अब आपकी लार्जर सब यूनिट आकर के बाइंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, लार्जर सब यूनिट आकर के बाइंड कर जाएगी। और लार्जर सब यूनिट के बाइंड करते ही अमीनो एसिड बाइंडिंग की एक और साइट आ जाएगी जिसको हम कहते हैं A साइट। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं, इलोंगेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इलोंगेशन फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो यूकैरियोट में इलोंगेशन करने के लिए इलोंगेशन फैक्टर TU चाहिए, इलोंगेशन फैक्टर TS चाहिए, जबकि यूकैरियोट में यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 चाहिए होता है। फैक्टर अलग अलग है। अब क्या होता है, अगला चार्ज्ड टीआरएनए, सेकंड जो चार्ज टीआरएनए आएगा वो पी पे नहीं आएगा, किस पे आएगा, ए साइट पे आकर के बाइंड करेगा। ये हम कल की क्लास में हम बता चुके हैं कि किसके ऊपर आकर के बाइंड करेगा, वो ए साइट के ऊपर आकर के बाइंड करेगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कल वाला डायग्राम। पहला अमाइनो एसिड पी साइट पे आकर के बाइंड हुआ था। अब नेक्स्ट अमाइनो एसिड कहाँ आकर के बाइंड करेगा, ए साइट पे। ये आपको देखना है। तो देखो नेक्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए, जब भी कोई चार्ज टीआरएनए आएगा तो उसके लिए क्या चाहिएगी, जुटिपी चाहिएगी। ध्यान देना, एक एटीपी तो चाहिए टीआरएनए पे अमाइनो एसिड को बाइंड कराने के लिए, एक जुटिपी चाहिए उस चार्ज्ड टीआरएनए को राइबोसोम पे बाइंड कराने के लिए। अब अगला चार्ज्ड टीआरएनए आ रहा है तो अगला जुटिपी भी चाहिएगा, दोनों में सेम है। फिर क्या होगा बेटा, जैसा कि हमने बताया था कि पी साइट का जो अमाइनो एसिड है, ये जो टीआरएनए है, ये डोनर की तरह बिहेव करेगा, और ए साइट का एक्सेप्टर ये अपना अमाइनो एसिड किसको दे देगा, ए साइट के टीआरएनए को दे देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अमाइनो एसिड एट पी साइट फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड विद अमाइनो एसिड एट ए साइट। किसकी हेल्प से, पेप्टिडियल ट्रांसफरेज एंजाइम। यहाँ पर मैं एंजाइम का नाम बता रही हूँ, एनसीईआरटी सिर्फ राइबोजाइम लिख रही थी। ठीक है, राइबोजाइम की तरह कौन बिहेव करता है, 23SRRNA कैटालिटिक रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ मैं उस पर्टिकुलर राइबोजाइम का नाम बता रही हूँ। राइबोजाइम तो एक कैटेगरी है जिसमें कोई आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम मैं बता रही हूँ पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के काम आता है, तो बेटा पहले तो लिखोगे राइबोजाइम, फिर ब्रैकेट में लिखोगे पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही यूकैरियोट में भी होता है कि पी साइट का जो अमाइनो एसिड है वो ए साइट के अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, किसकी हेल्प से, पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज। लेकिन अब क्या होना है बेटा, अब ध्यान से सुनो, अब रोटेशन होनी है राइबोसोम की। रोटेशन मतलब किस तरीके से कि ए साइट का जो कंपोनेंट है वो पूरा उठ के किस पे आ जाए, पी साइट पे, पी साइट वाला कहाँ चला जाए, ई साइट पे। तो देखें ये आपका ई साइट पे एम्प्टी टीआरएनए आ गया क्योंकि ये अपना टीआरएनए अमाइनो एसिड डोनेट कर चुके हैं। पी साइट पे आपका डाईपेप्टाइड आ गया, और ए साइट अब आपकी खाली हो जाएगी जिसके ऊपर अगला चार्ज्ड टीआरएनए आएगा। क्या आएगा, अगला चार्ज टीआरएनए। तो ये जो मूवमेंट हुई राइबोसोम की, इस मूवमेंट के लिए भी एक जीटीपी चाहिएगा। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर फिर से एक जीटीपी चाहिए, एक एटीपी चाहिए अमाइनो एसिड की चार्जिंग के लिए, एक जीटीपी चाहिए चार्ज्ड टीआरएनए को राइबोसोम पे बाइंड कराने के लिए, और एक जीटीपी चाहिए राइबोसोम की मूवमेंट कराने के लिए। जब भी कोई नया अमाइनो एसिड ऐड होगा तो फिर से क्या होगी, एक मूवमेंट होगी राइबोसोम की ताकि ए साइट फिर से एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए ट्रांसलोकेज, और साथ में एनर्जी कौन देगा, जीटीपी देगा। तो इसका मतलब क्या है, एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर हमें एक अमाइनो एसिड को ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए एक एटीपी और 2 जीटीपी चाहिए। तो इसमें मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, राइबोसोम मूव इन सच ए वे दैट पॉलीपेप्टाइड बियरिंग टीआरएनए ऑफ ए साइट कम टू लाई एट पी साइट, कि ए साइट पे जो टीआरएनए है जिसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड बाइंड है वो तो पी साइट पे आ जाए, और पी साइट स्लिप ऑफ कर जाए किसकी तरफ, ई साइट की तरफ, और ए साइट क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। सेम चीज किस में होती है, यूकैरियोट में होती है। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ किसका था, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर का। अब हम बात कर लेते हैं टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, टर्मिनेशन करने के लिए हमें चाहिए बेटा रिलीज फैक्टर, और प्रोकैरियोट में 3 टाइप के रिलीज फैक्टर चाहिए, जबकि यूकैरियोट में एक ही रिलीज फैक्टर चाहिए।
अब टर्मिनेशन कब होगा? जब इसकी ए साइट के ऊपर स्टॉप कोडोन आ जाता है। अब कौन सा स्टॉप कोडोन आ जाता है, उसके लिए अलग अलग रिलीज फैक्टर चाहिए। अगर प्रोकैरियोट में ए साइट पे UAA या UAZ टर्मिनेशन कोडोन आता है, तब तो कौन सा रिलीज फैक्टर आएगा? RF1। लेकिन अगर UAA या UGA कोडोन आता है तब आएगा RF2। इसका मतलब UAA कोडोन अगर आ जाता है तो रिलीज फैक्टर 1 भी टर्मिनेशन करा सकता है, रिलीज फैक्टर 2 भी करा सकता है। लेकिन अगर UAZ आएगा तो रिलीज फैक्टर 1 कराएगा, UGA आएगा तो रिलीज फैक्टर 2 कराएगा। रिलीज फैक्टर थर्ड का फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। जबकि यूकैरियोट में चाहे कैसा भी स्टॉप कोडोन आ जाए, सभी के केस में एक ही रिलीज फैक्टर काम आता है। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहला अमीनो एसिड जो हमने ऐड कराया वो था प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन और यूकैरियोट में मिथियोनिन। तो इस फर्स्ट अमीनो एसिड, ये तो सब में सेम हो गया, तो इसका फेट क्या है, मतलब फ्यूचर क्या है, इसके साथ क्या होता है? तो या तो क्या होता है, एंड में जब ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इस फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन का डीफॉर्माइलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डीफॉर्माइलेज मिथियोनिन, और ये फॉर्माइल ग्रुप को हटा देता है। दैट मीन्स अब फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन है, ना कि फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड को रिमूव ही कर दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड में से, क्योंकि ये कॉमन होता है। और इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? अमीनो पेप्टाइडेज। कौन सा चाहिए बेटा? अमीनो पेप्टाइडेज। इनमें तो फर्स्ट अमीनो एसिड रिटेन रह भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। रहेगा तो फॉर्माइल ग्रुप को हटाना पड़ेगा, ये चीज सीधी सीधी है। लेकिन यूकैरियोट में ज़्यादातर मिथियोनिन अमीनो एसिड को रिमूव कर दिया जाता है, वो रिटेन नहीं रहता है, ठीक है। अब आपकी टर्मिनेशन हो चुका है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो चुकी है, तो हमें उस पॉलीपेप्टाइड को मॉडिफाई करना है। क्यों? क्योंकि पॉलीपेप्टाइड अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहेंगे तो उनके डिग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा है। तो ज़्यादातर केसेस में वो क्या करता है, हेलिक्स फॉर्मेशन करता है। और ये हेलिक्स फॉर्मेशन उनके केस में किसकी हेल्प से होगी? शैपरोन्स की हेल्प से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोटीन जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हुई है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके केस में हेलिक्स फॉर्मेशन कौन कराएगा? शैपरोन करेंगे। मतलब उसकी फोल्डिंग कौन कराएगा? शैपरोन करेंगे। अब एक लास्ट चीज़ और जो एग्जाम्स में पूछ लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर किसके केस में? बैक्टीरिया के केस में, दैट मीन्स प्रोकैरियोट के केस में। एक इनहिबिटर आता है टेट्रासाइक्लिन। ये क्या करता है? अमीनो असाइल टीआरएनए को राइबोसोम के ऊपर बाइंड नहीं होने देता। किसको? It inhibit binding of amino acyl tRNA to ribosome. That means ये इनिशिएशन ही नहीं होने देता। नियोमाइसिन जो प्रोटीन इनहिबिटर है, ये टीआरएनए को एमआरएनए से इंटरेक्ट नहीं करने देता। और अगर टीआरएनए एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो कोडोन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो टीआरएनए को नहीं पता चलेगा कि उसको कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तीसरा इनहिबिटर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? एट इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। एक तो इनिशिएशन को इनहिबिट कर देता है और कई बार मिस रीडिंग करा देता है, मतलब जो पेप्टाइड जो अमीनो एसिड ऐड होना चाहिए वो नहीं होता है। एक आता है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल क्या करता है? ये पेप्टिडियल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। जो एंजाइम है हमारा पेप्टिडियल ट्रांसफरेज, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो चाहिए उसको इनहिबिट कर देता है। इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देता। लास्ट आता है एरिथ्रोमाइसिन। ये एमआरएनए के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देता है अलोंग राइबोसोम, ठीक है। मतलब जो एक कोडोन से दूसरी कोडोन पे जो राइबोसोम रन करता है उसको इनहिबिट कर देता है। बेटा ये जो इनहिबिटर है ये नीट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक में नहीं आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो इनको आप ज़रूर करें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, बाय।